मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 33वीं क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 33rd क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जिसमें हम बात करेंगे सेम स्पीड का। और सेम स्पीड आपको डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा कि नहीं हाँ सेम स्पीड है तो आप आंसर बताओ। वो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि स्पीड सेम है या नहीं है, डिस्टेंस सेम है या नहीं है, टाइम सेम है या नहीं है। फिलहाल हम लोग आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेम स्पीड के केस पर जो क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जिसमें से आपका एक पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको कैसे रिलेट किया जाएगा उसको देखते हैं, समझते हैं। तो पहले इसको पढ़ता हूं मैं हिंदी और इंग्लिश में, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, A person standing between two vertical cliffs and 480 meters away from the nearest cliff shouted. He heard the first echo after 5 seconds and the second echo 3 seconds later. 3 सेकेंड के बाद वो कंडीशन ये जो दिया गया है वो आप ध्यान रखना, 3 seconds later. Calculate the distance between two cliffs. बोला जा रहा है कि दो चट्टानों के बीच में एक आदमी खड़ा है जो नजदीक की चट्टान से 480 मीटर दूरी पर है। मतलब उससे जो नजदीक वाली चट्टान है वो 480 मीटर की दूरी पर है और जो ज्यादा दूर है 480 से ज्यादा वो कितना दूर है ये नहीं पता। ये क्वेश्चन में वह चिल्लाता है और चिल्लाने के 5 सेकेंड बाद उसे पहली आवाज सुनाई देती है। चिल्लाने के 5 सेकेंड बाद उसे पहली आवाज सुनाई देती है और उसके 3 सेकेंड और बाद दूसरी आवाज सुनाई देती है। 3 सेकेंड और बाद दूसरी आवाज सुनाई देती है, यानी जब 5 सेकेंड बाद पहली आवाज सुनाई दी थी उसे, उसके 3 सेकेंड और बाद यानी 5 और 3 8 सेकेंड के बाद दूसरी आवाज सुनाई देती है। अब इसमें यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दूसरी आवाज कहीं यही वाली तो नहीं फिर से टक्कर खा के आ गई, तो ये नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर ये 5 सेकेंड के बाद वापस आई है तो फिर अगर उस स्तर की तरफ जाती है वो जाएगी थोड़े ना, हम थोड़े चट्टान है कि हमसे टकरा के जाएगी, तो वो जाएगी फिर दूसरी तरफ चट्टान से टकराएगी आएगी। तो जो चट्टान की तरफ बड़ी दूर वाली चट्टान की तरफ पहले आवाज गई थी वो ही पहली आवाज आपको सुनाई देगी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये जो मैं बोल रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको बताने बैठूंगा तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा। उससे बढ़िया बस आप इस पॉइंट को समझिए कि दूसरी आवाज पहली आवाज सुनाई देने के 3 सेकेंड और बाद सुनाई देती है, तो बताना है कि दोनों चट्टानों के बीच की दूरी कितनी है। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिगर के थ्रू समझाता हूं। दो क्लिफ है, एक चट्टान है और ये दूसरी चट्टान है, वर्टिकल चट्टान है। बोला गया है कि इनके बीच में कोई आदमी इधर है और जो आदमी है वो नजदीक की चट्टान से कितना दूरी पर है, तो ये आदमी नजदीक की चट्टान से 480 मीटर की दूरी पर है। जो आदमी है वो नजदीक की चट्टान से 480 मीटर की दूरी पर है। जो आदमी है वो नजदीक की चट्टान से 480 मीटर की दूरी पर है। जो दूर चट्टान है उससे वो कितना दूर है ये नहीं पता, लेकिन जो नजदीक की चट्टान है वो 480 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद बोला गया कि ये चिल्लाता है। जब ये चिल्लाता है साउंड प्रोड्यूस करता है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो जाएगा दोनों चट्टानों से टकराएगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो जो साउंड है वो जाएगा, जो नजदीक की चट्टान है उससे जल्दी टकरा के वापस आएगा, जो दूर की चट्टान है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा आने में जा करके वापस। क्यों? क्योंकि वो स्पीड जो साउंड की होगी, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में अगर आप चिल्लाते हैं तो जो स्पीड साउंड की होगी चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए साउंड की स्पीड तो सेम होगी। तो ये पॉइंट है सेम डिस्टेंस सेम स्पीड की बात जो हम कर रहे हैं यहां पर, कि अगर साउंड प्रोड्यूस होगा तो चाहे जिधर भी जाएगा वो चारों तरफ जाएगा साउंड, और चारों तरफ जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो जाएगा, तो जब जाएगा तो उसकी स्पीड किधर भी जाए वो सेम रहेगी। अब आप बताइए कि ये जो साउंड है प्रोड्यूस हुआ था वो नजदीक की चट्टान तक गया और फिर वापस उसको सुनाई दिया। तो जो साउंड प्रोड्यूस किया वो गया नजदीक की चट्टान से टकरा करके वापस आकर के इसको सुनाई दिया। और कितना सेकंड लगा था इसमें आपका इस कंडीशन में कि वो साउंड प्रोड्यूस होने के बाद गया चट्टान से टकराया और सुनाई दिया, तो इसमें टाइम लगा था 5 सेकंड, 5 सेकंड।
और वही साउंड जो आपका इधर गया है वही साउंड इधर भी तो जाएगा दूसरी चट्टान की तरफ, और जब दूसरी चट्टान की तरफ जाता है वही साउंड, तो ये साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है वो दूसरी चट्टान से टकरा करके फिर वापस आकर के इसको सुनाई देता है। दूसरी चट्टान से टकराता है फिर वापस आकर के सुनाई देता है, लेकिन जो दूसरा साउंड इसको सुनाई देता है वहां टकरा करके वापस आकर के वो कितने समय के बाद सुनाई देता है? 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड नहीं है, उसके आगे का जो पार्ट है वो भी देखना है, 3 सेकेंड लेटर। यानी कि जो पहला साउंड 5 सेकेंड बाद सुनाई दिया था उसके 3 सेकेंड और बाद में दूसरा साउंड सुनाई देता है। यानी 5 सेकेंड बाद जब दूसरा साउंड सुनाई दिया था उससे 3 सेकेंड और बाद, यानी साउंड तो सेम टाइम पर प्रोड्यूस हुआ था, इधर भी गया था इधर भी गया था, और जो दूसरा साउंड है जितने समय बाद पहला सुनाई दिया उसके 3 सेकेंड और बाद, यानी 5 और 3 8 सेकेंड के बाद दूसरा साउंड सुनाई दिया। 8 सेकेंड के बाद दूसरा साउंड सुनाई दिया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको पता है कि ये नजदीक वाली चट्टान है और ये दूर वाली चट्टान है। अब आपको ये बताया नहीं गया कि इक्वल है, ये नजदीक और दूर वाली चट्टान है, यानी आपको यहां पर पता चल गया कि यहां पर आपका डिस्टेंस दोनों केस में सेम नहीं है। हाँ, टाइमिंग आपको पहले ही पता चल गया, दिखाई दे रहा है कि दोनों केस में टाइमिंग सेम नहीं है, लेकिन हमें पता है साउंड प्रोड्यूस हुआ है, चाहे जिस डायरेक्शन में जाएं साउंड का स्पीड तो हर एक डायरेक्शन में सेम होगा। तो हम यहां पर देख सकते हैं सेम स्पीड की बात की गई है, सेम स्पीड की बात की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सेम स्पीड होगा तो जो टाइम लगेगा, टाइम का जो रेशियो होगा और जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम का रेशियो x:y होगा तो डिस्टेंस भी x:y के रेशियो में कवर होगा। तो टाइम का रेशियो क्या आ रहा है? जिधर की तरफ नजदीक की चट्टान है वहां पर आप टाइम देखिए तो आ रहा है 5, और जो दूर की चट्टान है उधर की तरफ का जो टाइम आ रहा है 8। तो इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस, अगर टाइम का रेशियो 5:8 है तो डिस्टेंस जो इधर का होगा और जो यहां से ये वाला डिस्टेंस होगा, आदमी से इस चट्टान और आदमी से इस चट्टान, तो ये आदमी से जो नजदीक की चट्टान है उसका डिस्टेंस का रेशियो इस आदमी से दूर की चट्टान का डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा? इसी टाइम के रेशियो में होगा, 5:8। अच्छा, अगर ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो रहा है कि ये 5:8 कैसे होगा, क्योंकि ये 5 सेकेंड में गया भी है वापस भी आया है, तो एक तरफ का जो डिस्टेंस जाने में ये डिस्टेंस कितने समय में कवर किया है? सिर्फ जाने का या फिर सिर्फ आने का? तो 5/2। और ये जाने या फिर आने का कितना? 8/2। अगर 5/2 और 8/2 में रेशियो आप निकालेंगे तो 2 कैंसिल हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ हम आधा कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। आप सीधा सा पॉइंट ध्यान रखना है जो मैंने बताया अभी कि अगर इसका भी आधा करना है और इसका भी आधा करना है और फिर रेशियो निकालना है, तो आपका जो रेशियो 5:8 इस तरीके से है, उस कंडीशन में भी वही रहेगा। तो आपका टाइम का रेशियो 5:8 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 5:8 होगा। इधर का डिस्टेंस 5 होगा तो इधर का डिस्टेंस 8 यूनिट होगा। इसका यूनिट क्या है नहीं पता, जिसमें से इधर का जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है? 480 मीटर। तो इधर का जो डिस्टेंस है वो 480 मीटर, यानी कौन सा वाला? नजदीक वाला। नजदीक वाला जो डिस्टेंस है उसका रेशियो क्या यहां पर आ रहा है? 5 रेशियो की वैल्यू है 480 मीटर। 480 मीटर है 5 रेशियो की वैल्यू। ये डिस्टेंस 5 रेशियो, ये डिस्टेंस 8 रेशियो है, और ये 5 रेशियो इधर का जो डिस्टेंस है नजदीक वाला 5 रेशियो 480 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना आएगी? तो आप कह सकते हैं 480 डिवाइडेड बाई 5 इजिकल टू 96 मीटर। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 96 मीटर आ रही है और आपसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये तो 480 है, ये वाला पार्ट निकल जाए मतलब कितना? 8। अगर 8 निकल जाए तो इधर का भी डिस्टेंस आ जाएगा, ये भी डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये भी निकालने की जगह, फिर उनको ऐड करने की जगह आप ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप कहेंगे कि अगर इधर जो डिस्टेंस है वो 480 है, इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस दोनों जोड़ दें तो रेशियो के अकॉर्डिंग इधर का डिस्टेंस 5 रेशियो, इधर का डिस्टेंस 8 रेशियो, यानी टोटल डिस्टेंस 8 और 5 कितना हुआ? 8 एंड 5 कितना हुआ? तो 8 और 5 13। 13 रेशियो इनके बीच का डिस्टेंस है, और 13 रेशियो की वैल्यू अगर आप निकालेंगे और एक रेशियो की वैल्यू 96 है, अगर एक रेशियो की वैल्यू 96 है तो 13 रेशियो की वैल्यू इंटू 96 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1300 माइनस
52 यानी 1248 मीटर। ये मैंने क्या किया कि 96 को 100 मान लिया और 100 जो होता है वो 100 से ये 4 कम है, 1300 माइनस 13 4 जा 52 माइनस कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1248 मीटर। दोनों चट्टानों के बीच का जो दूरी है वो 1248 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, तो बस मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ूंगा ताकि आप भी पढ़ सको, आपको टाइम मिल सके उस क्वेश्चन को पढ़ने का। क्वेश्चन है, A person standing between two vertical cliffs and 720 meter away from the nearest cliff shouted. He heard the first echo after 6 seconds and second echo 3 seconds later. 3 सेकेंड उसके और बाद 3 seconds later. Calculate the distance between two cliffs. दोनों चट्टानों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब आपका इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से थोड़ा सा, तो कुछ अलग नहीं है क्वेश्चन, तो अप्रोक्सीमेट जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सेम टू सेम है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज आपको दिख रही है। तो बोला गया कि दो चट्टाने हैं, दो चट्टानों के बीच में आदमी है और आदमी खड़ा है, और जो नजदीक वाली चट्टान है, मैंने कहा ये वाली नजदीक है, जो नजदीक वाली चट्टान है वो उसकी दूरी कितना है, तो ये बताया गया कि 720 मीटर है नजदीक वाले चट्टान की दूरी। आदमी से नजदीक वाली चट्टान 720 मीटर की दूरी पर है और पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस, यानी दूर वाली चट्टान का डिस्टेंस पता चल जाए तो ये टोटल डिस्टेंस आप बता सकते हैं। जब ये साउंड प्रोड्यूस किया तो साउंड इधर भी आया, चट्टान से टकराया वापस आया, और इधर भी गया साउंड और चट्टान से टकराया वापस आया। इधर क्योंकि नजदीक वाली चट्टान है तो जल्दी सुनाई देगा, और इधर वाला जो दूर चट्टान है तो थोड़ा टाइम के बाद सुनाई देगा। तो कंडीशन दी गई है कि पहली जो आवाज सुनाई दी 6 सेकंड के बाद, यानी नजदीक की चट्टान से आवाज टकरा करके 6 सेकंड में वापस उसे सुनाई देती है, और वही आवाज जो साउंड प्रोड्यूस किया था वो चारों तरफ जाएगा। तो इधर की चट्टान की तरफ जो आवाज प्रोड्यूस करने के बाद गई थी वो 6 सेकंड के बाद वापस आकर के सुनाई देती है, और जो दूसरी साइड गई थी दूर वाली चट्टान की तरफ, वो पहली आवाज जो सुनाई दी उसके 3 सेकंड लेटर, 3 सेकंड और बाद में जाकर के दूसरी आवाज सुनाई दी। तो पहली आवाज 6 सेकंड के बाद सुनाई देती है, तो दूसरी आवाज 6 सेकंड के बाद 3 सेकंड और, यानी कितने सेकंड के बाद सुनाई देगी, 9 सेकंड के बाद, 9 सेकंड के बाद। आफ्टर 9 सेकंड जो दूसरा साउंड है, मतलब जो दूसरी आवाज है वो सुनाई देगी, जो कि टक्कर खा के आ रही है दूर की चट्टान से। नजदीक के चट्टान से टक्कर खा करके आने वाली आवाज जो पहली आवाज होगी, क्योंकि नजदीक के चट्टान से पहले वो आवाज आ जाएगी, स्पीड तो दोनों केस में सेम है, तो नजदीक की चट्टान से जल्दी आएगी तो वो 6 सेकंड बाद सुनाई दी, और जो दूर की चट्टान तक जाएगी टकरा के आएगी वो बाद में सुनाई देगी, जो कि सेकंड आवाज नाम ले रहे हैं, यहां पर सेकंड इको की बात कर रहे हैं। वो पहली आवाज सुनने के 3 सेकंड और बाद सुनाई दी, यानी पहली आवाज 6 सेकंड के बाद सुनाई दी है तो दूसरी आवाज 3 सेकंड और बाद, मतलब 9 सेकंड के बाद सुनाई देगी। अब आपको ये पता चल गया टाइम तो बराबर है नहीं, डिस्टेंस भी अलग अलग पहले ही कंफर्म है। यहां पर दोनों तरफ साउंड ही गया है, साउंड ही टकरा के आ रहा है, तो साउंड की स्पीड दोनों तरफ जब जाएंगे आएंगे तो साउंड की स्पीड दोनों तरफ सेम होगी। तो हम कह सकते हैं अगर स्पीड सेम होगा तो जो टाइम लिया जा रहा है डिस्टेंस उसी रेशियो में होगा। टाइम और डिस्टेंस का रेशियो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिस रेशियो में टाइम लगेगा डिस्टेंस उसी रेशियो में होगा। इधर की तरफ गया और आया तो 6 सेकेंड नजदीक वाला, और दूर की तरफ गया और आया तो 9 सेकेंड। अब अगर एक तरफ का मतलब सिर्फ जाने जाने का या आने आने का देखें तो इधर 6/2 आएगा, और इधर एक तरफ जाने या आने का देखें तो 9/2 आएगा, और रेशियो निकालेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्टली टाइम का रेशियो 6 और 9 लिखा है, 6 और 9। अगर टाइम का रेशियो 6, 9 है तो जो इस डिस्टेंस होगा वो भी इसी रेशियो में होगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये डिवाइड हो रहा 2 और 3, यानी अगर टाइम का रेशियो 2, 3 था तो डिस्टेंस भी जो होगा वो 2, 3 के रेशियो में होगा। इधर का डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो इधर का डिस्टेंस 3 यूनिट होगा, यानी टोटल डिस्टेंस 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट कितना होगा, 5 यूनिट। ये आपको बताना है। अब आपको देखिए कि इसमें से जो 720 मीटर दिया गया है, 720 मीटर, वो नजदीक की चट्टान की दूरी है, और नजदीक के चट्टान की दूरी जो आपका इंडिकेट यहां से हो रहा है वो कौन सा रेशियो है, तो वो रेशियो है 2 रेशियो, जो कि दिया गया है आपको 720 मीटर। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड करिए 360 मीटर, एक रेशियो 360 मीटर। तो इधर 2 रेशियो, इधर 3 रेशियो, और दोनों चट्टानों के बीच का दूरी 3 + 2 कितना हुआ, 5। 3 + 2 5 इंटू 1 रेशियो की वैल्यू 360, तो 360 इजिकल टू ये आपका आ गया
1800 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है। जो गलतियां होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं कि ये जो लिखा है 3 सेकेंड लेटर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेम स्पीड की बात की जा रही है, तो जो टाइम लगेगा डिस्टेंस को कवर करने का, तो जो रेशियो होगा टाइम का वही रेशियो होगा किसका, डिस्टेंस का, रेशियो वही होगा, ये मैं बोल रहा हूं। तो यही कंडीशन जो मैंने यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अप्लाई किया है सेम डिस्टेंस के केस में। टाइम का रेशियो x:y है तो डिस्टेंस का रेशियो भी x:y होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम डिस्टेंस सेम स्पीड पर ही रिलेटेड है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है ये तरीके अलग अलग होते हैं आंसर निकालने का, तो एक रट्टाफिकेशन है फॉर्मूला इसका और तुरंत आंसर आ जाता है उससे, लेकिन हम लोग रट्टाफिकेशन की जगह थोड़ा सा एक बार समझ करके उसे रटेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा समझ करके। जैसे ये क्वेश्चन है, विदाउट स्टॉपेज ए ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर्स एंड विथ स्टॉपेज इट कवर्स द सेम डिस्टेंस with an average speed of 64 km per hour on an average. How many minutes per hour does the train stop during the journey? क्वेश्चन ये है, एक ट्रेन बिना रुके चले तो उसकी औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर वही ट्रेन रुक रुक के चले तो जो टाइम रुकने का वो भी शामिल किया जाए तो उस ट्रेन की औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए वो ट्रेन औसतन एक घंटे में औसतन कितने मिनट रुकती है। मतलब अगर वो रुक रुक के चल रही है तो उसकी स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है, तो वो औसत पूरे जर्नी में औसत निकाला जाए कि हर घंटे में औसतन वो कितने मिनट रुकती है, ये क्वेश्चन है। जैसे मैं कहता हूं कि कोई ट्रेन 10 घंटे में 1 घंटे रुकी, तो 10 घंटे में 1 घंटे रुकी, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट 10 घंटे के दौरान रुकी है, तो 1 घंटे में कितना रुकी है, तो औसत के लिए हम कहेंगे 10 घंटे में 60 मिनट है तो 10 से डिवाइड कर दिया 6 मिनट। ये छोटा सा पॉइंट है जो कि आप एवरेज में जब पढ़ेंगे तो डिटेल से इस पॉइंट पर एवरेज का पार्ट पढ़ेंगे, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यूज है, तो मैंने एक हिंट दिया है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा जो मैंने बोला। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे, और नहीं भी समझ में आया तो अभी समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको बस जो क्वेश्चन है उसको समझना है, उसको मैं समझा दूंगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बोला गया कि एक ट्रेन चलती है, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कंडीशन ये वाला केस अप्लाई कर सकते हैं, और एक कंडीशन एक तरीका होता है वो डायरेक्टली हम लोग आंसर निकालते हैं कि दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है 16, बड़ी वाली स्पीड नीचे रखो 80 और इंटू 60 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये कहानी जो होगी ना वो आपका कैसे है, तो वो आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि इसको करने का एक तरीका होता है, रटने का तरीका होता है, कुछ ऐसे कर लेते हैं। इंक्लूडिंग, पहले इसको समझा दे रहा हूं, फिर आपका सेम स्पीड का केस अप्लाई करके दिखाऊंगा। इंक्लूडिंग स्टॉपेज, और एक होगा आपका एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। अगर मैं कहता हूं कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज अगर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर्स है और इंक्लूडिंग स्टॉपेज ट्रेन की स्पीड y किलोमीटर पर आवर्स है, तो बताइए ऑन एन एवरेज कितने मिनट रुकती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालना है, इसका रीजन मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, तो इसका ऐसे क्वेश्चन का आंसर अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली करेंगे बिना रुके चलेगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, यानी हमें पता है कि x विल बी ग्रेटर देन y, ये पॉइंट हमें पता है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, बिना रुके हुए अगर कंटिन्यू अगर वो चले तो 80 किलोमीटर चलेगी, और इंक्लूडिंग स्टॉपेज रुकने के समय को भी अगर शामिल करके देखें तो 1 घंटे में वो कम ही चल पाएगी, क्योंकि जब रुकेगी तो वो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो यानी कि हमें पता है कि इन एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज में जो डिस्टेंस होगा, जो स्पीड होगी, इंक्लूडिंग स्टॉपेज में वो स्पीड कम होगी। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो आप डायरेक्टली करते हैं कि जो बड़ी वाली स्पीड है, बड़ी वाली स्पीड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज होगी, तो दोनों स्पीड का डिफरेंस
दोनों स्पीड का डिफरेंस अगर मैं बोल रहा हूं तो हमेशा पॉजिटिव पार्ट ही रहेगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे, अपान जो बड़ी वाली स्पीड है यानी एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज और इनटू 60 करते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाता है डायरेक्टली। यानी अगर इस क्वेश्चन में मैं आंसर निकालना चाहूं तो मेरा आंसर जो आएगा वो डायरेक्टली आएगा, दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना आ रहा है 16 और अपान बड़ी वाली स्पीड कितना है 80 और इनटू कर दिया 60 और ये आपका आंसर आ गया। जीरो कैंसिल, 8 से 2 टाइम 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 मिनट। ये डायरेक्टली आपका आंसर आ गया, मिनट में ही आ गया। औसतन कितने मिनट रुकती है, तो 12 मिनट, औसतन 1 घंटे में वो ट्रेन रुकती है। अच्छा, इसका एक बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं कि ये जो हमने बनाया है, लिखा है, इसका रीजन क्या है। उसका रीजन क्या है वो आप देख लो। अगर वो ट्रेन कंटिन्यू चले मतलब जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है उस स्पीड से वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम कह सकते हैं 80 किलोमीटर। कितने घंटे में, 1 घंटे में। 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है अगर लगातार चले, तो 80 किलोमीटर। आप समझना इस पॉइंट को ध्यान से कि अगर ट्रेन लगातार चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जिसमें बोला गया है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, मतलब रुकने के समय को हटा दिया जाए और कंटिन्यू 1 घंटे चलाया जाए, तो 80 किलोमीटर वो ट्रेन चलती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन की जो गति है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर चलेगी। दूसरा पॉइंट है कि दूसरा केस आपका बताया गया है कि दूसरे केस में उसकी स्पीड जो दी गई है वो 64 किलोमीटर पर आवर्स है। 64 किलोमीटर पर आवर्स है। 64 किलोमीटर पर आवर्स मतलब 64 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। यहाँ 80 किलोमीटर पर आवर्स मतलब 80 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। तो जो ये वाला केस है 80 किलोमीटर पर आवर्स, उसमें वो बिना रुके चलती है। रुकने के समय को हटा दिया जाए तो लगातार कितने मिनट चली है, 60 मिनट। तो लगातार 60 मिनट चली है तो वह 80 किलोमीटर चली है। दूसरा केस है कि रुकने के समय को शामिल कर लिया जाए, तो मैं लिखूंगा यहां पर 1 घंटे ही, कि 1 घंटे में कितना चल पाती है। तो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में वो कितना चल पाई, तो बोला गया कि जब रुकने के समय को भी शामिल किया जाए, तो जब 1 घंटे की बात करेंगे तो 1 घंटे में वो 64 किलोमीटर चल पाती है। अच्छा, इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि डिस्टेंस ये इस केस के कंपेयर में कितना कम चली है, तो वो आपका क्या 16 किलोमीटर। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका डायरेक्टली बनता है कि दोनों स्पीड का डिफरेंस अपॉन बड़ी स्पीड नीचे इंटू 60, डायरेक्टली ऑन एन एवरेज 1 घंटे में रुकने का टाइम आता है मिनट में। तो वो आपका कंडीशन यहां से कि 1 घंटे लगातार चले 80 किलोमीटर, यानी 60 मिनट तक लगातार चली है। अब अगर बोला जाए कि रुकने के समय को भी शामिल कर लिया जाए तो 1 घंटे में 64 किलोमीटर चलते। तो जो 64 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 1 घंटे में, इस 1 घंटे में रुकने का टाइम भी इंक्लूड है। इस 60 मिनट में रुकने का टाइम भी इंक्लूड है। और आपको पता है कि ट्रेन की जो स्पीड है, चाहे पहले के केस में देखा जाए या दूसरे केस में, आपका ट्रेन का स्पीड सेम था, लेकिन क्वेश्चन में बस ये बोला गया कि अगर रुकने का समय नहीं लेते हैं तो 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर चलती है। और रुकने 1 घंटे के अंदर जो रुकी है, अगर वो भी समय शामिल करके देखते हैं तो 1 घंटे में वो कितना चल पाती है, तो वो 1 घंटे में केवल 64 किलोमीटर चल पाती है। अब आ जाइए मेन पॉइंट पे। स्पीड ट्रेन की दोनों केस में सेम है, बस ये है कि ये लगातार 60 मिनट तक चली है तो 80 किलोमीटर, और यहां जो है वो केवल 64 किलोमीटर चली है। क्यों? क्योंकि इस 1 घंटे में वो रुकने का भी समय इंक्लूड है। तो जो चली है वो 64 किलोमीटर कितने समय में चली है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर वो 64 किलोमीटर चली तो पहले के कंपेयर में जब नहीं रुकती तो वो 80 किलोमीटर चलती, और यहां 64 किलोमीटर चल पा रही है, तो कितना कम चली है, 16 किलोमीटर। तो ये 16 किलोमीटर चलने में जो टाइम लगा होगा, जितने टाइम में वो 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती थी, क्योंकि स्पीड दोनों केस में सेम है। तो जब स्पीड दोनों केस में सेम है, तो एक केस में जब लगातार चली तो 80 किलोमीटर चली है, उसकी स्पीड वही है ओरिजिनल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जब वो लगातार चले बिना रुके। और अगर दूसरे केस में देखें कि अगर वो रुक रुक के चलती है तो 1 घंटे में केवल 64 किलोमीटर चल पाती है, जो कि दिख रहा है कि जो आपका लगातार चले उससे कितना कम चली, 16 किलोमीटर। तो ये 16 किलोमीटर डिस्टेंस कम क्यों चली? ये 16 किलोमीटर डिस्टेंस कम चली, इसका मतलब यह है कि 16 किलोमीटर डिस्टेंस, वो ट्रेन 16 किलोमीटर डिस्टेंस जितने समय में कवर कर सकती थी
जितने समय में वो ट्रेन 16 किलोमीटर दूरी कवर कर सकती थी उतना समय वो नहीं चली है, उतना समय वो क्या किया है, वो रुकी रही है, स्टॉप थी, रुक गई थी। 16 किलोमीटर कम चली है, यानी 16 किलोमीटर डिस्टेंस जितने समय में वो कवर कर सकती थी उतने समय वो नहीं चली है, उतने समय वो रुकी है। तो वो समय पता करना है कि जितने समय रुकी है, तो आप सीधा निकाल सकते हैं टाइम कितना लगता होगा उसे 16 किलोमीटर कवर करने में। और जबकि हमें पता है कि उसकी स्पीड जो है वो 64 नहीं है, वो बस रुकने का समय इंक्लूड किया जाता है, इसलिए वो 1 घंटे में 64 किलोमीटर चल रही है। यानी उसकी ओरिजिनल स्पीड कौन सी होगी, जब वो लगातार चले। तो यानी उसकी ओरिजिनल स्पीड थी कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जितना समय लगेगा उतने समय वो ट्रेन नहीं चली है। तो 16 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 80। तो ये आपका जो आएगा ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर्स है, तो आवर्स में आएगा, जो कि फ्रैक्शन आ रहा है और हमें मिनट में बताना भी है। तो इसको आवर्स से मिनट में कन्वर्ट किया इंटू 60 इजिकल टू, अगर आप देखो तो यही केस आ रहा है 12 मिनट पर आवर्स। यानी 1 घंटे में वो 12 मिनट रुकी है, तो कितना चली है, 64 किलोमीटर चली है, तो यानी 48 मिनट चली है। अगर आप चेक देखना चाहें तो 64 किलोमीटर चली, स्पीड तो 80 थी, तो 64 को 80 से डिवाइड करिए और 60 से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 48 मिनट। लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ये जो रट्टाफिकेशन वाला फॉर्मूला बनाया गया है कि दोनों स्पीड का डिफरेंस, यहाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटा था, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो आपका डिफरेंस आएगा स्पीड में 1 घंटे में उतना कम चल पा रही, और कौन सी स्पीड से, वो 80 की स्पीड से, तो वो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता, तो वो आपका डिवाइड करके आएगा, तो इंटू 60 करेंगे, मिनट में हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बना दिया गया है कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इंक्लूडिंग स्टॉपेज और एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज का, तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा सा आपको करना क्या है कि औसतन कितने मिनट रुकती है, अगर क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो दोनों स्पीड का डिफरेंस अपान जो स्पीड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज की होगी, मतलब जो ज्यादा स्पीड होगी, जो फास्ट होगी, जो ज्यादा स्पीड होगी वो हमेशा नीचे, दोनों स्पीड का डिफरेंस ऊपर, और इनटू क्या करना है, 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, हम यहां पर फिर से वही बात करें कि स्पीड पहले केस में जो थी दूसरे केस में भी वही स्पीड थी, और उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी, जो लगातार चले तो 1 घंटे में जितना चलेगी, यानी 80 थी। तो जो स्पीड पहले केस में थी दूसरे केस में भी वही स्पीड थी, तो सेम स्पीड की बात आ गई यहां पर। और जैसे ही सेम स्पीड की बात आएगी तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसी रेशियो में टाइम लगा होगा। इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो अब जो ये मैंने समझाया कि कैसे कम चला, ये ना लिख करके एक तो फॉर्मूला से दिखा दूंगा और एक रेशियो मेथड जो यहां पर डिस्कस किया उससे ही दिखा दूंगा। तो जैसे आप देखिए कि इस पार्ट को मैं अप्लाई कर रहा हूं इसमें, क्योंकि स्पीड इस केस में आप देखिए कि स्पीड दोनों केस में सेम है। मैंने वही बताया, अभी आपको समझाया कि स्पीड दोनों केस में सेम है, लेकिन एक केस में वो चल रही है लगातार, वही उसकी ओरिजिनल स्पीड है, तो वो लगातार चली है, और दूसरे केस में वो रुकने का समय भी शामिल है, यानी उसमें चली भी है, रुकी भी है, लेकिन स्पीड दोनों केस में सेम है। दूसरे केस में जो इंक्लूडिंग स्टॉपेज है उसमें कम इसलिए चली है क्योंकि स्पीड तो सेम थी, लेकिन 1 घंटे वो लगातार न चल के उसमें रुकी भी है, तो वो कितने मिनट 1 घंटे के अंदर रुकी है ये आपको पता करना है। तो आप बताइए, इसमें स्पीड जब सेम है तो जो डिस्टेंस होगा और जो टाइम लिया जाएगा, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो में पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डिस्टेंस पहले केस में अगर आप ये देखो कि पहले केस में 60 मिनट में पहले केस में, इधर ना लिख करके मैं यही लिख रहा हूं, पहले केस में वो कितना चली है 80 किलोमीटर, कितने मिनट में, 60 मिनट में, और दूसरे केस में कितना चली है 64 किलोमीटर। अच्छा, अगर मैं इसमें रेशियो देखूं तो अगर 16 का टेबल आता हो तो 16 5 जा 80, 16 4 जा 64, टाइम का रेशियो ये आ गया। अब छोटा सा पॉइंट है इसमें, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये भी 1 घंटे में चली है, यानी ये जो चली है 5 यूनिट कितने मिनट में, 60 मिनट में, और ये भी 1 घंटे में चली थी। लेकिन आपको पता है कि इसमें सिर्फ चलने का टाइम था, यानी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कब थी, जब वो पूरा 60 मिनट चली थी। यानी 80 किलोमीटर जो चली थी वो 5 रेशियो यानी कितने मिनट, 60 मिनट। तो ये 5 रेशियो जो आपका टाइम है जिसमें 80 किलोमीटर चली है वो 60 मिनट के इक्वल है।
और इस केस में जो है आपका टाइम 64 किलोमीटर चलने के लिए जो टाइम लगा होगा 4 रेशियो। तो बताइए पहले के केस में कितना कम लगा होगा, तो आप कह सकते हैं कि कितना रेशियो कम लगा है, 1 रेशियो। तो 5 रेशियो की वैल्यू 60 मिनट है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड किया 12 मिनट, और 1 रेशियो की वैल्यू 12 मिनट है, तो इस केस में 4 रेशियो टाइम चली है, और 4 रेशियो टाइम का मतलब है 12 गुणे 4 48 मिनट। तो हमें क्यों निकालना है, हमें यह देखना है कि इसमें 60 मिनट चली है और इसमें कम चली है, तो जितना कम समय तक चली है उतने समय रुकी है, तो कितना कम चली है, 1 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। ये छोटा सा बेसिक पॉइंट्स है, फिर से मैं इसको एक बार समझा रहा हूं। मैंने ये कहा कि यहां पर स्पीड दोनों केस में सेम है। एक केस में वो लगातार चल रही है, जो पहला केस है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें लगातार चली है, और दूसरा केस है जिसमें आपका चली भी है और रुकी भी है। तो आप बताइए अगर डिस्टेंस इस रेशियो में कवर किया गया है तो टाइम भी जो लगा होगा इस डिस्टेंस को कवर करने में वो यही रेशियो लगा होगा। तो 80 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर किया है वो लगातार चली है यानी कितने मिनट, 60 मिनट, यानी हम इस 5 रेशियो की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। और इस केस में आपका 5 रेशियो यानी 60 मिनट से जितना कम, 5 रेशियो से 1 रेशियो कम चली है, तो जो 1 रेशियो कम टाइम चली है वो 1 रेशियो टाइम क्या किया है, वो रुकी है। और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, अगर 5 रेशियो 60 मिनट के बराबर है तो 1 रेशियो आ जाएगा 60/5, यानी 12 मिनट तक वो ट्रेन रुकी थी। 1 घंटे के दौरान औसतन 12 मिनट रुकी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली ये अप्लाई करेंगे और ये आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन है आपका, विदाउट स्टॉपेज ए ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर and with stoppage it covers the same distance with an average speed of 45 km per hour on an average. How many minute per hours does the train stop during the journey? तो अब आप ये देखिए कि इस तरीके का क्वेश्चन करना हो तो आपको पता है यहां पर कि अभी आपने यहां पर लिखा था, जो मैंने रफ कर दिया, x - y/x × 60, यानी जो स्पीड ज्यादा है वो हमेशा नीचे रखी जाएगी। तो दोनों स्पीड का डिफरेंस, डायरेक्टली आंसर होगा एक स्पीड 54, एक स्पीड 45। 9 का टेबल आता हो तो डिफरेंस आएगा 9 अपान बड़ी स्पीड 54 × 60, और ये आपका रहा है 9 से 6 और 6 से 10, 10 मिनट आपका आंसर हो गया सीधा सीधा। रीजन मैंने पहले केस में बता दिया था कि किस तरीके से होगा। और अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, क्योंकि स्पीड दोनों केस में सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड वो डिस्टेंस का रेशियो होगा। पहले केस में 1 घंटे में कितना दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में पहले केस में 54 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। दूसरे केस में 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। और आपको यहां से पता चल गया कि 6 और 5 का रेशियो आ रहा है, किस चीज का, डिस्टेंस का, तो टाइम का रेशियो भी 6:5 होगा। जिसमें से पहले केस में वो चली है पूरा कंटिन्यू 1 घंटे, यानी जो 6 रेशियो है वो कितने मिनट के बराबर है, 60 मिनट के बराबर। दूसरे केस में वो रुकी थी, तो अब अगर आप बताओ दूसरे केस में इतना चलिए तो उसके लिए टाइम 5 रेशियो ले रही है, यानी कितनी रुकी है, तो दूसरे केस में इसमें तो 6 यूनिट आपका जो है 60 मिनट, क्योंकि लगातार चली है तो 60 मिनट 1 घंटे में, और इसमें आपका केवल 5 यूनिट चली होगी इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो 5 यूनिट का चली होगी, यानी 1 यूनिट टाइम तक रुकी रही। और 6 रेशियो 60 मिनट है तो 1 रेशियो 60/6 = 10 मिनट, 10 मिनट वो ट्रेन क्या थी, रुकी थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।